नमस्कार, डीवीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में एक नजर डालेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश पर, जानेंगे विदेशी फंडिंग में कैसे फंसे आप नेता दुर्गेश पाठक, देखेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के 245% टैरिफ हमले पर चीन का तंज, जानेंगे क्यों 4 कंपनियों में हिस्सेदारी बेच खजाना भरने की तैयारी में है सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव के हालातों को। लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रेटर नोएडा में स्कूली बस पेड़ से टकराई, 4-5 बच्चे घायल, पुलिस ने भेजा अस्पताल। महाराष्ट्र में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू, 5वीं क्लास तक हिंदी अनिवार्य। हरियाणा लैंड मामले में रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन पहुंचे ईडी के दफ्तर, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टार पर चला बीसीसीआई का चाबुक, गौतम गंभीर के खास अभिषेक नायर समेत 4 की छुट्टी। मशहूर कॉमेडियन सागर कारंडे से 61 लाख की हुई ठगी, मुंबई पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा फोर्ट देखने पहुंची विदेशी महिला टूरिस्ट से छेड़छाड़, हरियाणा का एक गिरफ्तार, तो वहीं सीसीटीवी से हुई पहचान। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से 4 बार विधायक रहे जय किशन का हो गया निधन। आज होगी बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश में अब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के पास होगा खुद का लॉकअप और इंट्रोगेशन रूम, कैमरों की निगरानी में होगी पूछताछ। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी ने पीएफआई पर लगाया आरोप, ममता सरकार पर साधा निशाना। सोने के भाव ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 95,000 के पार, मंदी की आशंका और शादी सीजन से बड़ी मांग। वानखेड़े की बैटिंग पिच पर मुंबई हैदराबाद के बीच मुकाबला, सूर्या और हेड पर रहेंगी नजरें, हेड टू हेड में मुंबई आगे। ये तो थी आज के हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है। आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन का स्वरूप तय है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही अपने को सीएम फेस घोषित कर रखा है, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी साफ कर चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। इसके बावजूद कांग्रेस का कहना है कि सीएम चेहरे का फैसला अभी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 15 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन ना ही सीएम चेहरे पर कोई फैसला हुआ और ना ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकल सका। ऐसे में अब पटना में महागठबंधन नेताओं की गुरुवार दोपहर बैठक बुलाई गई है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दलों के नेता शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली की बैठक से जो बात साफ नहीं हो सकी, उसका सॉल्यूशन पटना से निकल सकता है। देखना है कि तेजस्वी के नाम पर क्या मुहर लगेगी या फिर साल 2024 के फॉर्मूले ही महागठबंधन कर ही चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में महागठबंधन में सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान शामिल होंगे। आरजेडी से तेजस्वी यादव, मनोज झा और राज्यसभा सांसद संजय यादव शामिल रहेंगे। इसके अलावा वीआईपी से मुकेश सहनी और लेफ्ट के नेता शिरकत करेंगे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को विदेशी फंडिंग यानी FCRA से जुड़े मामले में छापेमारी की है।
सीबीआई ने कल इस मामले में एक केस दर्ज किया था। दरअसल आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब इस मामले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इससे पहले ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। आरोप है कि आपने आप ओवरसीज इंडिया नाम का एक नेटवर्क बनाया था जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉलंटियर्स शामिल थे। इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया गया। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी राजेश कुमार के द्वारा शिकायत के आधार पर सीबीआई ने दुर्गेश पाठक, कपिल भारद्वाज और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफसीआरए के तहत एफआईआर दर्ज की है। पिछले साल मई में जांच एजेंसी ईडी ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी थी कि आप पार्टी के कुछ नेताओं ने बैंक अकाउंट में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं, जिसमें दुर्गेश पाठक शामिल है। आप नेताओं ने विदेशी फंडिंग के डोनर्स के नाम को अपने अकाउंट्स में छिपाया ताकि पॉलिटिकल पार्टी को विदेशी फंड कौन दे रहा है इसको छिपाया जा सके। जांच में सामने आया कि साल 2016 में कनाडा में एक फंड इवेंट में आप विधायक दुर्गेश पाठक ने पर्सनल बेनिफिट के लिए विदेशी फंड कलेक्ट किए थे। विदेश में रहने वाले 155 लोगों ने 1 करोड़ अलग अलग 404 ओकेजन्स के लिए जरिए डोनेट किए। इसमें 55 पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे और उस पर प्रत्युत्तर अगले 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। हम यहाँ केवल 5 ही चाहते हैं, अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। इससे पहले एसजी तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था। मेहता ने कहा कि प्रतिवादी सरकार 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहती है और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन के ऊपर लगाए गए 245% टैरिफ को लेकर चीन का जवाब आया है। बीजिंग की तरफ टैरिफ को बढ़ाने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा गया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर लगाया गया ये टैरिफ अब तर्क संगत नहीं है। इससे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चीन इस व्यापारिक युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन इतना साफ है कि हम इससे डरते भी नहीं हैं। ऐसे व्यापारिक युद्धों का कोई विजेता नहीं होता। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका द्वारा उसके ऊपर लगाए गए टैरिफ केवल अब आंकड़ों का खेल बन चुके हैं। इन टैरिफ्स का असर आर्थिक रूप से नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की तरफ से लिए गए इस फैसले से ये साफ हो गया है कि कैसे अमेरिका दूसरों को डराने, धमकाने और मजबूत करने के लिए टैरिफ का उपयोग एक हथियार के रूप में करता है। ट्रंप प्रशासन को निशाने पर लेते हुए चीनी प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ के साथ आंकड़ों का खेल खेलना जारी रखता है तो चीन उसे नजरअंदाज ही करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर चीन के अधिकारों और हितों को वास्तविक नुकसान पहुंचाना जारी रखता है तो चीन इसका प्रतिरोध पूरी ताकत के साथ करेगा और आखिर तक अपनी बात पर अड़ा रहेगा। भारत सरकार एक बार फिर अपने खजाने को भरने के लिए सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फॉर्मूला अपनाने जा रही है। खबर है कि इस बार कोल इंडिया, LIC, RVNL और GRSE जैसी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन कंपनियों में ऑफर पर सेल यानी OFS के तहत हिस्सेदारी बेचकर सरकार अपना खजाना भरेगी। सूत्रों के मुताबिक RVNL और OFS इस साल
अपनी पहली तिमाही के बाद हो सकता है, जबकि LIC की हिस्सेदारी की बिक्री चौथी तिमाही में होगी। LIC का मामला खासा अहम है क्योंकि 2022 में लिस्टिंग के बाद से इसके शेयरों पर सभी निवेशकों की नजरें टिकी हुई है। सरकार इस सेल को पूरे साल में अलग अलग चरणों में पूरा करेगी ताकि बाजार की मांग और कंपनियों के वित्तीय हालात का फायदा उठाया जा सके। इससे पहले सरकार ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL में 5,000 करोड़ रुपए की OFS सफलतापूर्वक पूरी की थी, जो इस साल की पहली विनिवेश योजना थी। एक सूत्र ने बताया कि RVNL के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा चुके हैं और मई के बाद कंपनी के वित्तीय आंकड़े आने पर निवेशकों के लिए रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह GRSE में भी OFS की योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस साल कोल इंडिया और LIC जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। हालांकि कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 51% के करीब है, जो न्यूनतम सीमा है। पिछले साल कोल इंडिया ने सबसे ज्यादा लाभांश देकर सरकार के खजाने में 10,252 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। वहीं LIC में सरकार की 96.50% हिस्सेदारी है, जिसे कम करने की योजना चौथी तिमाही में लागू की जा सकती है। वक्फ संशोधन कानून देश में लागू होने के बाद से ही विभिन्न मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 8 से 13 जनवरी के बीच जमकर हिंसा हुई है। इस दौरान 3 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। हिंसा थमने के बाद अभी भी कई क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लागू है। हालांकि कई इलाकों में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। वहीं शमशेरगंज में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, इंटरनेट भी बंद है। हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू परिवार घर छोड़कर चले गए थे। प्रशासन इनमें से 200 परिवारों को पुनः बसाने में सफल रहा है। कुछ स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि 1000 से अधिक परिवार घर छोड़कर गए हैं। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में BNS की धारा 163 लागू है। वहीं कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं हाई कोर्ट के आदेश हिंसा वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। उधर ममता सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय SIT गठित की है। इस बीच खुलासा हुआ है कि हिंसा भड़काने में बांग्लादेशी संगठन जिम्मेदार है। हालांकि एजेंसियां फिलहाल जांच में जुटी हुई है। वहीं सीमा पर पहरा कड़ा कर दिया गया है। BSF को और अधिक मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा गया है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़।